हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो इसका फर्स्ट टॉपिक है प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। कि जो प्रशस्तीज होती थी वो हमें क्या बताती है। जो प्रशस्तीज हैं उन्हें हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। एंड जो समुद्रगुप्त है उनका इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलता है? अशोकन पिलर पर, जो कि इलाहाबाद में है। ये जो इनके बारे में जो इनकी जर्नी रही थी समुद्रगुप्त की, जितना भी उनका किंगडम के बारे में, उनके बारे में किसने लिखा था? हरिसेना ने। हरिसेना कौन थे? उनके ही कोर्ट के एक पॉइंट थे और मिनिस्टर थे। जो इंस्क्रिप्शन होती है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुद्रगुप्त प्रशस्तीज। सो जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है या इंस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं डिटेल में क्या था। द पॉइंट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म। जो पॉइंट थे हरिसेना, उन्होंने जो किंग समुद्रगुप्त है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया अपने रिटर्न वर्क में। एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्टरीज इन बैटल एंड बिकेम हिम इक्वल टू टर्म इन हिज कंपोजिशन। सो मतलब कि जो हरिसेना थे उन्होंने अपने किंग को काफ़ी प्रेज़ किया, जैसे कि एक वॉरियर की तरह, एक ऐसे किंग की तरह जिन्होंने हर बैटल जीती है। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस। जो प्रशस्तीज होती थी ना, उन्हें बड़े बड़े सेंटेंसेस में लिखा जाता था। हरिसेना डिस्क्राइब्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड देम। सो हरिसेना ने अपनी प्रशस्ति में या इंस्क्रिप्शन में 4 अलग अलग राजाओं के बारे में लिखा, 4 अलग अलग रूलर्स के बारे में लिखा, और समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ लिखी उन राजाओं के रिगार्डिंग, कि क्या समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ थी उन राजाओं को लेकर। The ruler of Aryavarta, there were 9 rulers who were uprooted and their kingdom were made a part of Samudragupt's empire। जैसे कि जो रूलर में जो डिस्क्राइब किया है 4 राजाओं को, उसमें से सबसे पहले थे रूलर ऑफ आर्यवर्ता। तो आर्यवर्ता के तकरीबन 9 रूलर्स थे जिनको समुद्रगुप्त ने उखाड़ फेंका था और उनके एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद है द रूलर ऑफ दक्षिणा पथा। दक्षिण पथ के रूलर थे जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। सो इन्होंने भी समुद्रगुप्त के आगे ना अपने आप को सरेंडर कर दिया था, मतलब कि हार मान ली थी। फिर है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट। अब जो नेबरिंग स्टेट थी, जैसे कि असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और जो गनसंगा के लोग थे, इन सब ने भी समुद्रगुप्त के आगे अपनी, मतलब समुद्रगुप्त से डोमिनेट हो गए थे, उसकी पावर के आगे ये कुछ नहीं कर पाते थे। एंड दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोर्ट। सो वो चुपचाप उसके समुद्रगुप्त के ऑर्डर को फॉलो करते थे, उसको ट्रिब्यूट देते थे और उनके कोर्ट की जितने भी मीटिंग्स होती थी अटेंड करते थे। फिर है द डिसेंडेंट्स ऑफ खुशनाज एंड सकाज एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज। और जो खुशनाज थे और जो सकास थे, उन्होंने भी समुद्रगुप्त से पैक्ट कर लिया था, मतलब कि अपने आप को उसके लिए डेडिकेट कर दिया था, और इन रिटर्न उन्होंने अपनी बेटियों की शादी समुद्रगुप्त के राज्य में करवाई या समुद्रगुप्त से करवाई। मतलब एक तरह का मैरिज पैक्ट इनके बीच में था, समुद्रगुप्त के एंड जो खुशनाज एंड सका के जो डिसेंडेंट थे उनके बीच में, और इंक्लूडिंग श्रीलंका के रूलर्स भी हैं कुछ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीनोलॉजीज़ की, मतलब कि जो उनकी रूट्स थी समुद्रगुप्त की, फैमिली रूट या फैमिली एंसेस्ट्री थी, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन उनके पेरेंट्स थे या कौन उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो देखेंगे। सो प्रशस्तीज मेंशन समुद्रगुप्त एंसेस्टर एंड फैमिली। जो प्रतिष्ठित इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है समुद्रगुप्त की फैमिली के बारे में, उनके एंसेस्टर के बारे में। उनकी मदर थी कुमारा देवी, जो बिलोंग करती थी लिच्छवी गना से, और उनके फादर का नाम था चंद्रगुप्त, वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। और जो उनके फादर थे वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त। एंड उनको टाइटल भी मिला था उनके फादर को, जो क्या था? महाराजा अधिराजा, अ टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त, द टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज्ड। और यही टाइटल समुद्रगुप्त भी अपने लिए यूज़ करता था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मैंशन सिंपली एज महाराजास। और जो उसके दादा परदादा थे उनको सिर्फ महाराजा के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता। सो अब हर्षवर्धन
के बारे में पढ़ेंगे और हर्षचरिता के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन रूल नियरली 1400 years ago. His court poet बाणभट्ट wrote his biography and हर्षचरिता in संस्कृत। तो जो हर्षवर्धन था उसने कब रूल किया था? 1400 years ago। और जो इसके कोर्ट में पोइट था बाणभट्ट, उन्होंने ही इनके बारे में सारा बायोग्राफी वगैरह लिखी है, जिसको हर्षचरिता के नाम से जाना जाता है संस्कृत में। हर्ष was not the eldest son of his father but became king of थानेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। तो जो हर्ष था ना, वो बड़े, जैसे कि राजा महाराजा में क्या होता है, जो बड़ा बेटा होता है उसको ही राजगद्दी या राजपाट मिलता है, लेकिन जो हर्षवर्धन था वो हर्षवर्धन एल्डर सन में से नहीं था। उसके भाइयों के बाद और उसके फादर की डेथ के बाद वो किंग बन गया था थानेश्वर का। उसके बाद है हिज ब्रदर इन लॉ वॉज रूलर ऑफ कनुज एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। सो उसका जो ब्रदर इन लॉ था हर्षवर्धन का, वो किसका किंग था? कनुज का। और किस रूलर ने उसे मार दिया था? बंगाल के। फिर हर्ष ने भी क्या किया, कनुज का जो एम्पायर था पूरा का पूरा उसके ब्रदर इन लॉ का, वो अपने अंडर ले लिया और जो बंगाल का रूलर था उसके खिलाफ उसने एक जंग छेड़ दी थी। ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्क्योर्ड मगध एंड बंगाल। वो ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था और उसने मगध और बंगाल को भी कंट्रोल किया। ही ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इन टू दक्कन बट वॉज स्टॉप बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्य डायनेस्टी। सो ये जो हर्षवर्धन था ये नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन में भी अपना मोर्चा चलाना चाहता था, वहाँ पे भी ये रूल करना चाहता था, बट चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने इसे रोक लिया था, जिनका नाम था पुलकेशन सेकेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशंस प्रशस्ति। अब हम इन तीनों रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। द पल्लवास चालुक्यास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इस समय जो चालुक्य और पल्लवास थे बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे इस टाइम पे। द किंगडम ऑफ पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। और जो पल्लवा की कैपिटल थी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? वो कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक फैली हुई थी। द चालुक्य वॉज सेंटर्ड अराउंड द रायचौर दोब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। और जो चालुक्य थे वो कहाँ तक अपना ओवर पावर कर रहे थे रीजन को, मतलब वो कहाँ तक सेंटर्ड थे? रायचूर दोब और जो रिवर है कृष्णा एंड तुंगभद्रा उसके बीच में, मतलब वो जगह थी। एंड द कैपिटल ऑफ चालुक्य वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। और जो चालुक्य की कैपिटल थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, ट्रेडिंग सेंटर थे वो। इट डेवलप एज अ रिलीजियस सेंटर विथ नंबर ऑफ टेम्पल। और रिलीजियस सेंटर की रूप में भी उभरी ये जो चालुक्य की कैपिटल्स थी। द पल्लवास एंड चालुक्य फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड्स, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़ विच वर प्रॉस्पेरस टाउन। सो जो पल्लवास और चालुक्य की, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्लवास, चालुक्याज एंड पुलकेशिन। सो अब हम इन किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पल्लवा एंड चालुक्य थे वो साउथ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इस टाइम पे। और जो पल्लवास थे उनका जो एरिया था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक। और चालुक्य का जो एरिया था वो रायचूर से कहाँ फैला हुआ था? कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के पास। जो चालुक्यास थे उनका जो कैपिटल थी चालुक्यास की, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करती थी और यहाँ पे रिलीजियस सेंटर भी इसे बोला जाता है। काफ़ी टेम्पल्स थे और लोग रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व थे यहाँ पे। एंड जो पल्लवास एंड चालुक्य थे ना, वो एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे लैंड्स पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हों। अब पुलकेशिन सेकंड की बारी आती है। ये एक चालुक्य रूलर थे, काफ़ी फेमस थे। और इनकी प्रतिष्ठा किसने कंपोज की थी? इनके कोर्ट के पोइट ने, रविकृति ने। रविकृति ने जो इंस्क्रिप्शंस थी या प्रशस्ति थी उसमें क्या लिखा था? इनके एंसेस्टर के बारे में और इनके किंगडम के बारे में। उन्होंने ये भी लिखा था कि जो पुलकेशिन थे उनको अपना किंगडम किससे मिला था? अपने अंकल से। रविकृति ने ये भी बताया था कि ये जो उनके किंग थे पुलकेशिन, ये वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर अपना एक्सपेडिशन किया करते थे, मिलिट्री एक्सपेडिशन, या वहाँ पे जाके अपना पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे।
फिर पुलाकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग। अब पुलाकेशी ने पल्लवा किंग पे भी अटैक किया था। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, जिन्होंने कहाँ पर शेल्टर लिया, कांचीपुरम की वॉल के बिहाइंड, मतलब कि इन्होंने पल्लवा किंग पर अटैक किया था। कुल मिला के इसमें यही बात हो रखी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड। ये किंगडम्स कैसे एडमिनिस्ट्रेड होते थे। तो जो विलेजेस होते थे ना, वो बेसिक यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब कि किंगडम में विलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे क्योंकि यहीं से उनको रेवेन्यू मिलता था किंग्स को। Kings adopted ways to win support of men who were powerful either economically, socially because of the political and military strength. So जो किंग थे ना, वो ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहते थे जो पावरफुल हों, चाहे से वो पैसों से पावरफुल हो, चाहे वो अपने रुतबे से पावरफुल हों, या फिर वो पॉलिटिकल या मिलिट्री एस्पेक्ट्स में पावरफुल हों। तो किंग ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहते थे जो पावरफुल हों। फॉर एग्जाम्पल सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी। जैसे कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब कि जैसे कि किसी के फादर हैं उस पोस्ट पे तो उसका बेटा ही बनेगा, कोई और उस पोस्ट पे नहीं बन सकता था। इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटरी पोस्ट। समटाइम वन पर्सन हैड मैनी ऑफिस, कभी कभी एक ही इंसान को काफ़ी सारे ऑफिस संभालने के लिए दे दिए जाते थे। एंड इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इम्पॉर्टेंट लोग होते थे, पावरफुल लोग होते थे, उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी चलती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। अब साउथ के किंगडम्स में जो असेंबलीज होती थी वो किस तरह की होती थी देखते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। पल्लवा के इंस्क्रिप्शन में ना काफ़ी तरह की लोकल असेंबलीज को मतलब बताया गया है। एंड दीज इंक्लूडेड सभा, जैसे कि सभा होती थी, एंड विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर। और ये जो सभा होती थी, किन की सभा होती थी, जो ब्राह्मण्स होते थे ना, और ऊपर से वो लैंड ऑनर भी होते थे, मतलब ब्राह्मण्स भी और वो लैंड ऑनर्स भी है, तो उनकी सभा होती थी। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटीज विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल एक्सेट्रा। ये असेंबलीज कैसे फंक्शन करती थी, सब कमेटी के थ्रू या इरीगेशन, एग्रीकल्चर, मतलब कि इन टॉपिक्स पर बात किया करती थी। जैसे कि असेंबली होती थी तो इसमें क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए जाते थे, इरिगेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, या कैसे रोड बनेंगे, टेंपल बनेंगे, या जो भी विलेज में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, डेवलपमेंट का काम है, वो क्या होगा। मतलब कि आज की तरह ही पहले भी असेंबलीज होती थी और वहाँ पे भी लोगों के मुद्दे डिस्कस किए जाते थे। देयर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ऑनर वर नॉट ब्राह्मण्स। अब कुछ विलेज असेंबली भी होती थी जिसमें लैंड ऑनर्स ब्राह्मण नहीं होते थे। एंड ये जो असेंबलीज होती थी ना, मर्चेंट्स की भी होती थी, ट्रेडर्स की भी होती थी, जिसको नागराम से जाना जाता था। नागराम एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो कि मर्चेंट्स की खुद की असेंबली होती थी, जिसमें वो अपने मैटर्स को डिस्कस करते थे। अब नेक्स्ट है अदर पीपल इन द किंगडम। अब कुछ इसी टाइम के लोग थे किंगडम में, जैसे कि फेमस है कालिदास। ठीक है, कालिदास फेमस है अपने प्लेस के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेस लिखे हैं। एंड उनका जो फेमस प्ले था वो था अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि इन्होंने संस्कृत में लिखा था। सो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के जो नोट्स हैं फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।